हेलो चैम्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट। इससे लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था प्रोडक्शन फंक्शन, एंड दैट इज़ चैप्टर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द कॉस्ट इज़ चैप्टर 6। सो आज की इस वीडियो में हम टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल से, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो व्हाट इज़ कॉस्ट? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? एक फर्म जो है वो वेरियस इनपुट्स को यूज़ करती है ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए गुड्स और सर्विसेज को। तो फर्म हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स एज दे डू नॉट कम फ्री। ठीक है, जो भी फर्म इनपुट्स को यूज़ करती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस फर्म को कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती हैं कुछ उन इनपुट्स को ख़रीदने के लिए, बिकॉज वो इनपुट्स फ्री में तो आते नहीं हैं। तो जो एक्सपेंडिचर करती है ना, इनकर करती है ऑन दिस इनपुट्स, उन्हीं इनपुट्स को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो कॉस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर को भी फर्म इनकर करती है, खर्च करती है प्रोड्यूस करने के लिए उसको, उसी को हम कॉस्ट कहेंगे। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होता है? ये सम टोटल होता है जो दो चीज़ों का। It is a sum total of two components. First is explicit cost and second is implicit cost. The explicit cost, it is the actual money expenditure on inputs or payment made to outsider for hiring their factor services. ठीक है, तो explicit cost कौन सी cost होती है? ये होती है actual money expenditure जो कि inputs को खरीदने में के लिए पे किया जाता है आउटसाइडर को फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। लेट सपोज लेबर है तो हम उसको क्या देंगे? वेजेस देंगे। ठीक है, और हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है, रेंट पेड, ठीक है, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये जो हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं वो बाहर से आ रही है। बाहर से हमें जो हम इनपुट्स ले रहे हैं ना, ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर जो हम कॉस्ट कर रहे हैं वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एंड दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। ये ओनर अपनी तरफ से जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कॉस्ट को इंक्लूड करता है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। किस तरीके से ओनर इंक्लूड करेगा? देखिए, ये लिखा है ना यहाँ पे एस्टिमेटेड, यहाँ पे देखिए एक्चुअल मनी है। ठीक है, एक्चुअल मनी क्यों यहाँ पे एक्चुअल मनी का वर्ड यूज़ किया गया है? इसलिए यूज़ किया गया है जैसे कि हम वेजेस दे रहे हैं किसी को, तो वो हमारा फिक्स अमाउंट है कि हाँ ये वेजेस हमें इस बंदे को देने हैं क्योंकि इसने इतने आवर्स का काम किया है। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, तो हमने कितना प्रोडक्शन के लिए कितना केजी या कितना टन हमने यूज़ करा है मटेरियल को, उसके लिए जो हमारी पेमेंट है वो एक एक्चुअल मनी की, तो मतलब एक फ़िक्स होगा ना कि जो हमें देना है, तो वो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर है। उन इनपुट्स पे या पेमेंट कर रहे हैं हम आउटसाइडर को ताकि हम उनकी फैक्टर सर्विस को हायर कर पाएँ। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में एस्टिमेटेड वैल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि जो इनपुट सप्लाइड कर रहा है ना, ये ओनर खुद कर रहा है। लेट सपोज क्या कर रहा है वो, और उसके अंदर उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। देखिए, उसने ओनर ने पैसे लगाए, अपनी कैपिटल लगाई, लेकिन वो पैसे इसलिए लगा रहा है ताकि उसमें से उसको कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ बेनिफिट मिले। तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट वो खुद के पास अपने पास रख रहा है, तो वो तो एस्टिमेटेड है ना, वो तो उसने खुद एस्टिमेट करी कि हाँ इतना होना चाहिए। उसने रेंट जो है अपनी खुद की लैंड का, अगर वो कहीं बाहर से लैंड किराए पे लेता तो वहाँ पे उसको रेंट देना पड़ता, बट अगर वो खुद की लैंड है उसकी, तो उसका भी तो रेंट जो है वो भी उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, वो सैलरी दे रहा है अपने आप को, क्योंकि काम कर रहा है एज एंटरप्रेन्योर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर वो अपने आप का ही बेनिफिट नहीं देखेगा तो क्या मतलब, उसका कुछ मतलब नहीं है ना। इसलिए ये भी एक तरीके की कॉस्ट होती है। देखिए, तो ओनर जो लेता है ना अपने पास पैसा, मनी, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको इसलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा है क्योंकि ये एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये ओनर खुद अपने हिसाब से एस्टिमेट करता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या होता है, ये पार्ट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट का, बिकॉज इट इज़ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। ये एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज जो ओनर खुद अपनी एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो फर्म को स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है,
ठीक है। जो फर्स्ट बंदा होता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है और उसको ग्रो करता है, वही होता है एंटरप्रेन्योर। तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि ओनर एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले वो कुछ कॉस्ट चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज के बदले। तो वो होती है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज, जो प्रोवाइड करता है ओनर ही। तो वो उस सर्विसेज के बदले जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, जो वो हो रहा है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि कोई भी ओनर या कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करता है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहाँ से निकालेगा? उसी प्रोडक्शन को करके, उसको सामान को बेच के आगे सेल करके उसी से निकालेगा। इसीलिए ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर इसका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। सो हम देख सकते हैं कि हमने एक्सप्लिसिट पढ़ लिया, इम्प्लिसिट पढ़ लिया। तो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या करता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर किस पे कर रहा है? ऑन इनपुट्स, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो कॉस्ट वही होता है, इन दोनों का समीशन यानी एडिशन। अब हमने कॉस्ट तो पढ़ लिया, अब कॉस्ट का फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको शो कैसे करेंगे कॉस्ट फंक्शन को, कॉस्ट को कैसे शो करेंगे ग्राफ पे? तो वो कॉस्ट फंक्शन के थ्रू शो करेंगे। सो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कितना कॉस्ट लगा उस आउटपुट को बनाने में, उसका जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। सो देखिए यहाँ पे C है इज इक्वल टू F अंडर ब्रैकेट Q। तो C तो हो गया हमारा कॉस्ट, है ना, और F हो गया हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, और Q हमारा हो गया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमने बनाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की शॉर्ट कॉस्ट की। देखिए जो कॉस्ट होती है ना, हमेशा वो शॉर्ट रन के अंदर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, और उसका वेरिएबिलिटी जो होती है ना कॉस्ट की, शॉर्ट रन के अंदर ज़्यादा होती है। लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट की वेरिएबिलिटी बहुत कम होगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर जाके ना सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं। बट शॉर्ट रन के अंदर ना जो वेरिएबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? लॉन्ग रन के केस में जो कॉस्ट होगी ना वो इतना ज़्यादा वेराई नहीं करेगी टाइम के साथ, बट शॉर्ट रन के अंदर वेराई करेगी, ठीक है। हम पढ़ते हैं दो तरीके की शॉर्ट रन कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फिक्स्ड वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए तो जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं ना, उनको जो पेमेंट की जाती है होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, तो मशीन है तो मशीन की मेंटेनेंस के चार्ज, उसको ख़रीदने का चार्ज, वो होगी उसकी कॉस्ट। मशीन की, बिल्डिंग को ख़रीदने की कॉस्ट हो गई, वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट। बियर तो कर रहा है ना कॉस्ट को, तो वो कॉस्ट हम काउंट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हम वेरिएबल फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं, जैसे कि लेबर को हमने वेजेस दिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, ठीक है, और रॉ मटेरियल के लिए हमने पेमेंट किया, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो सम टोटल होता है ना फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, उस इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है, ओके। अब हम बढ़ेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं FC, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को TFC, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा तो समझ जाना कि TFC क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, वो खर्चा विच डू नॉट वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि ये फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी ना, ये डायरेक्टली लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। बट लेट सपोज हमने आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, प्रोडक्शन ज़्यादा करी, तो उससे जो कॉस्ट बढ़ रही है ना, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना वो वन टाइम की होती है। लेट सपोज हमने मशीनरी को ख़रीदा, उसको प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, उसका मशीनरी प्लांट, ठीक है, हमने बिल्डिंग खरीदी, उसको इस्टेब्लिश कर दिया, उसमें फैक्ट्री यूनिट सेटअप कर दी, तो वो हमारी जो कॉस्ट है ना वो हमारी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। अब हम उसमें कम आउटपुट बनाएं, हम उसमें ज़्यादा आउटपुट बनाएं, हम उसमें ज़ीरो आउटपुट बनाएं, वो कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि वो एक बार खर्च हो चुकी है। बट सपोज आपने मशीन खरीद ली 1 CR की, 1 करोड़ की, अब आप इसको नहीं चलाएंगे, अब आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, ज़ीरो लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये कॉस्ट कम हो गई? कॉस्ट तो रही ना 1 करोड़ की, ये कॉस्ट तो
बियर आपने करनी ही पड़ी ना, खरीदनी पड़ी, या आप इसी मशीन से आप 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कॉस्ट जो है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1 करोड़ की वो रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी आउटपुट, चाहे आउटपुट 0 हो चाहे 1000 हो, ये कॉस्ट 1 करोड़ ही फिक्स रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक फिक्स है ये। इसीलिए इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, वो कॉस्ट जो डू नॉट वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे हम आउटपुट बढ़ाएं या कम करें, उससे फिक्स्ड कॉस्ट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेंट ऑफ प्रीमाइस, इसमें एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, रेंट ऑफ प्रीमाइस। अब देखिए आपने एक जगह ली किराए पे, अब उसका वहाँ पे आपने एक फैक्ट्री ली किराए पे, ठीक है। अब उसकी फैक्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ज़ीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या वो फैक्ट्री जो जिसने आपको किराए पे दी है वो आपसे चार्ज नहीं करेगा? रेंट चार्ज करेगा ना, चाहे आप उसमें कुछ काम करो या ना करो। तो यहाँ पे तो रेंट जो है वो तो फिक्स हो गया। अब आउटपुट आप ज़ीरो बनाओ या पूरी फैक्ट्री में आउटपुट बनाओ, उसको उससे मतलब नहीं है, उसको क्या मतलब है, रेंट से। तो रेंट यहाँ पे फिक्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो लोन का पैसा लिया है उसका आपको इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आप आउटपुट क्रिएट करो या ना करो। तो ये डायरेक्टली लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेराई नहीं कर रहा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ की सैलरी है, अब आप उससे काम कराओ, परमानेंट स्टाफ से ना कराओ, उनको आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, आपने अगर हायर करा है तो वही चीज़ हो गई कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम वेदर आउटपुट इज़ लार्ज, स्मॉल और इवन ज़ीरो भी होगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। इसका एक कर्व होता है, हम उसको कर्व को समझते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है। आउटपुट हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी हम एक एक यूनिट आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए बट यहाँ पे TFC जो है ना वो 12 रुपये फिक्स है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, आउटपुट चाहे 0 हो चाहे 5 हो चाहे 100 हो, जितना बना सकते हैं हम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। देखिए दो सब में 12 ही है। इसका कर्व क्या बनेगा, इसका कर्व बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 12 था तो हमने 12 के ऊपर y के ऊपर हमने क्या लिया है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये है हमने TFC लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, ये वाला आउटपुट। तो हम जैसे जैसे एक एक यूनिट आउटपुट बढ़ा रहे हैं उस तरीके से हमारा TFC लेकिन सेम ही है, क्योंकि ये हमारा 12 रुपये फिक्स है। हम 0 यूनिट भी बनाएंगे तो भी हमें 12 TFC मारा है, और हम 5 यूनिट बनाएंगे तो भी 12 ही है। देखिए TFC कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोइंग दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग सेम, दैट इज़ 12 रुपये एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, हमने TFC कर्व समझ लिया। अब हम समझेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अभी हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट समझी। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो चेंज नहीं हो रही विद द लेवल ऑफ आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट जो होगी ना वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज करेगी। क्यों करेगी, हमने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 100 यूनिट्स किया, तो उस टाइम पे हमें 10 लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी। अगले दिन हमने सोचा कि नहीं यार 120 यूनिट्स बनाएंगे यूनिट्स, तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो हमने 12 लेबर्स यूज़ की। तो यहाँ पे देखिए 10 लेबर की कॉस्ट थी 100 रुपीज़ एंड 12 लेबर की कॉस्ट थी 120 रुपीज़। क्या हुआ, जैसे ही हमने वेरिएबल वो बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई, क्योंकि हमें आउटपुट बढ़ाना था, हमारी कॉस्ट 20 रुपये बढ़ गई। तो यही होता है कि आउटपुट के साथ डायरेक्टली देखो वेराई कर रही है। जैसे हमने 100 से 200 120 यूनिट्स बनाए तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई और उससे कॉस्ट बढ़ गई। इसीलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, देखिए वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे ही आउटपुट कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। इसके एग्जांपल हो सकते हैं पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल अभी हमने कुछ कम लिया है, यानी हमारे को रिक्वायरमेंट जितनी है प्रोडक्शन की, लेकिन मार्केट में डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो गई तो हमने ज़्यादा रॉ मटेरियल को परचेज़ करा। तो हम ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा आउटपुट बना पाएँ। तो आउटपुट बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल को ख़रीदा ज़्यादा और उससे वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़्यादा हुई। तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो गई ना, तो वो किसके वेराई कर रही है, आउटपुट के साथ, क्योंकि आउटपुट बढ़ाया हमने। तो यही है, पावर हमने ज़्यादा यूज़ करी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करी, फ्यूल ज़्यादा यूज़ करा, है ना, और वेजेस कैजुअल लेबर के बढ़ गए क्योंकि हमने ज़्यादा लेबर हायर करी, ठीक है। तो सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज़ प्रोडक्शन और एंड बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि ये कॉस्ट तभी लगेगी जब हम आउटपुट क्रिएट करेंगे। अगर हम ज़ीरो आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं ना तो ये कॉस्ट नहीं लगेगी, और अगर हम जितने ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो ये कॉस्ट इनकर करती है टिल देयर इज़ प्रोडक्शन और बिकम ज़ीरो एट द ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए
आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 5। तो टीवीसी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 0 था क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, फिर 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 6 रुपये की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई, ठीक है। फिर 2 यूनिट करने पे 10 आई, 3 यूनिट करने पे 15 आई, 4 यूनिट करने पे 24 आई, 5 यूनिट करने पे 35 आई। तो क्या है, वेरिएबल जो कॉस्ट है, हमारा जो खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है रुपीज़ की फॉर्म में। देखिए तो हम टीवीसी कर्व जब बनाएंगे ना तो ये इस तरीके से बनेगा, इन्वर्टेड एस शेप का, ठीक है। आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाना है, इन्वर्टेड एस शेप। देखिए पहले आप इसको ऊपर से ले जाएंगे, फिर नीचे से बेंड करेंगे और फिर से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये एक्स एक्सिस करेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, यहाँ लिखेंगे टीवीसी, ठीक है ना। हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको बेंड करेंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। ये होता है इन्वर्टेड एस शेप्ड। इसकी शेप हो गई इन्वर्टेड एस शेप्ड। अब हम पढ़ेंगे ये इन्वर्टेड एस शेप्ड का क्यों है, ठीक है। अभी हमने जैसे इसको बढ़ाया, टीवीसी बढ़ा बिकॉज इंक्रीज इन इनपुट्स, मतलब सॉरी इंक्रीज इन आउटपुट बढ़ाएंगे तो टीवीसी बढ़ेगा। तो ये इन्वर्टेड यू शेप एस शेप्ड बना, ठीक है। टीवीसी कर्व इज इन्वर्सली एस शेप्ड एज इट इनिशियली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और टीवीसी जो है 0 है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, 0 लेवल पर 0 है। देखिए इसने यहाँ पे क्या कहा, इसने कहा कि टीवीसी जो है ना वो पहले जो इंक्रीज करेगा वो डिक्रीजिंग रेट से करेगा एंड देन वो इंक्रीजिंग रेट से करेगा। देखिए टीवीसी क्या है, हमारा खर्चा है, कॉस्ट हमारी खर्चा है। तो पहले जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है ना वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, लेकिन फिर हमारी जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीजिंग रेट से, हमारा खर्चा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 6 रुपये से बढ़ी हमारी कॉस्ट, यहाँ पे 4 रुपये से बढ़ी, फिर यहाँ पे 5 रुपये से बढ़ी, फिर यहाँ पे देखिए एकदम से 5 4 9 रुपये। देखा आपने यहाँ पे 6 से 4, 4 से 5, 5 से 9, देखिए बढ़ रही है ना, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। 6 से 4 मतलब 0 से 6, 6 से फिर 6 से 10 हुआ तो 4 रुपये से, फिर 5 रुपये से। लेकिन अब यहाँ देखिए 15 के बाद सीधा 9 रुपये से बढ़ी, ये क्या है। और 24 के बाद सीधा 5 6 7 8 9, ये भी। तो क्या बढ़ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि पहले तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा था बट कॉस्ट हमारी, बट आगे जाके हमारी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करने लग गई कॉस्ट। देखिए टीवीसी इज़ एन इन्वर्सली एस शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से इस वजह से एस शेप्ड कर्व बना। एस शेप्ड कर्व क्यों बना देखती है, एस शेप्ड कर्व बिकॉज टीवीसी इनिशियली इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एंड लेटर इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, टीवीसी राइज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, क्यों। फर्स्ट इनिशियली लिखा है ना इसमें, इनिशियली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, क्यों बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इस टाइम पे हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स का, मशीनरी का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है, कम आ रही है। कॉस्ट तो बढ़ेगी, आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट बनेगी, कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फिक्स्ड फैक्टर एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर जब एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं ना तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही है, इंक्रीज़ कर रही है बट इंक्रीजिंग रेट से नहीं कर रही, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है। एंड इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, और हमारे वेरिएबल फैक्टर्स जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, ये सारा क्या कर रहा है, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर टीवीसी राइज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी हमारी कुछ वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट हमारा खर्चा वो राइज करने लगेगा इंक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ फॉल इन इनएफिशिएंसी, सॉरी फॉल इन इनएफिशिएंसी नहीं होगा, फॉल इन एफिशिएंसी होगा। आइए हटा देते हैं, देखिए ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि लिमिटेशन है फिक्स्ड फैक्टर की ना, फिक्स्ड फैक्टर को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हर टाइम के साथ, लेकिन वेरिएबल फैक्टर बढ़ने लगेगा और वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ने लगेगा, तो इंक्रीज़ होगी हमारी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो अच्छे से टीवीसी और का टॉपिक, इन्वर्टेड एस शेप क्यों है। देखिए अब यहाँ पे टीवीसी और टीएफसी का हमने एक डिस्टिंक्शन किया है,
डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए मीनिंग समझते हैं। हमने पढ़ लिया है इसको, अब हम इसको इस टेबल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आप इसको इग्नोर करना प्लीज़, इस वाले इसको इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। मीनिंग क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द दोज कॉस्ट विच वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट है और ये वेराई नहीं करेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टाइम पीरियड देखते हैं, इट कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। हम TVC को शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, बट TFC को इट कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, इसको लॉन्ग रन में ही चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट एट ज़ीरो आउटपुट, कि अगर हम ज़ीरो आउटपुट बना रहे हैं, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो इट्स टाइम पे जो TVC होगा वो ज़ीरो होगा, नो प्रोडक्शन। बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो इवन इफ देर इज़ नो प्रोडक्शन, क्योंकि हमने जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो खर्च हो चुकी है, तो वो उसको हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम आउटपुट बनाएं या ना बनाएं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, और लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट इनकर होती है फिक्स्ड फैक्टर लाइक लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। यहाँ पे जो शेप होता है कर्व का वो TVC इन्वर्सली एस शेप्ड का होता है, जैसे हमने पढ़ा, एज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज इनिशियली एट एन डिक्रीजिंग रेट, देन एट कॉन्स्टेंट रेट एंड फाइनली एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। बट TFC कर्व जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। बट TFC में सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, बिल्डिंग का रेंट है, वो फिक्स है, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, TFC पढ़ा, हमने TVC पढ़ा। अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा खर्चा जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा, इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर्स हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, दोनों पे, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो इन शॉर्ट TC होता है TFC प्लस TVC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी लगी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी लगी, उनका एडिशन, ठीक है। TFC रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। TFC हमने पढ़ा कि वो ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे रिमेन सेम रहेगा बिकॉज वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। द चेंज इन TC कर्व में जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, एंटायरली ड्यू टू TVC में चेंज होगा तो TC में चेंज होगा, यानी TC यानी टोटल कॉस्ट की कर्व में, टोटल कॉस्ट कर्व है ये, ठीक है, टोटल कॉस्ट कर्व। तो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज होगा वो चेंज होगा TVC की वजह से, क्योंकि TFC जो फिक्स है तो जो उसमें जो चेंज हुआ है वो एक ही बार देखा जाएगा, मतलब फिक्स है। बट जो शेप जो चेंज होगा ना TC में वो TVC की वजह से ज़्यादा होगा। देखिए अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5 होगा, TVC हमारा 12 है, फिक्स है, ठीक है, और TVC हमारा जो हमने देखा उस पर 0 6 10 15 20 35, ठीक है। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36 एंड 12 प्लस 35 47 47, ठीक है। TC निकल गया, TC को हमने प्लॉट करा तो TFC तो पता है हमें ये होता है, ठीक है। TVC भी पता है, इन्वर्टेड एस शेप्ड है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन TC कब देखिए आप, TC कब 12 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये 12 से क्यों हो रहा है, आपने कुछ नोटिस किया, ये 12 से इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि TFC कर्व जो है ना वो यहाँ पे 12 पे है, और TC कर्व में TFC भी होता है एडिशन। तो TFC जो है वो 12 से ही स्टार्ट कराएगा उसको, क्योंकि 12 तो उसकी मिनिमम कॉस्ट है। अगर वो देखो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट क्रिएट कर रहा है तो TVC तो ज़ीरो है, यहाँ पे TVC का कोई कॉस्ट नहीं है। बट देखिए ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC 12 है, यानी 12 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट TC पे पड़ रहा है, इसीलिए TC जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कि ओरिजिन से, इसीलिए। और ये इन्वर्टेड एस शेप क्यों बन रहा है, देखिए इसका जो गैप है ना, देखिए इनका जो गैप है इन दोनों टर्फ के बीच में, ये क्या है, ये TFC है। ये जो गैप है ना, ये दोनों इन दोनों कर्व के बीच में जो गैप है ये TFC है, ठीक है ना, ये TFC है, इसीलिए ये फिक्स है। और TVC कर्व में जो चेंजेस हो रहे हैं ना वही चेंजेस TC कर्व में हो रहे हैं, बट खाली एक चीज़ है, इसमें TFC कर्व एडिशन हो गया इसलिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कर्व को आपको खुद बनाना है, ठीक है, खुद बनाएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। TFC है,
ये इन्वर्टेड एस शेप में टीवीसी है, ये इन्वर्टेड एस शेप में टीसी कर्व है, ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पे हम टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी कर्व लिखेंगे और अब ये कर्व बना लेंगे, ठीक है। टीसी कर्व इज़ ऑल्सो इन्वर्सली एस शेप्ड, क्यों? एस टीसी डिराइव इट शेप फ्रॉम टीवीसी, वो टीवी से ही अपनी शेप डिराइव कर रहा है क्योंकि टीएफसी तो फिक्स है। तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी 12 एट 0 आउटपुट, 0 यूनिट पे हमारा जो टीसी है वो 12 है क्योंकि यहाँ पे टीएफसी 12 है, इसीलिए टीसी भी हमारा 12 है। टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर एज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज टीएफसी। मैंने बताया ना ये वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है? टीएफसी है। क्या है? टीएफसी। तो वो टीएफसी तो सेम है, तो इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है दोनों कर्व्स के, विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ, ठीक है। लाइक टीवीसी कर्व, टीसी कर्व इज ऑल्सो इन्वर्सली एस शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था कि टीवीसी कर्व क्यों चेंज हो रहा है, तो वही चेंजेस जो हैं टीसी कर्व में भी उसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। अभी हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। कुछ नहीं है यार, ये देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली हमने? टीएफसी को ना नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा एएफसी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टीवीसी को हमने नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो एवीसी आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट को हमने नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कॉस्ट आ गई। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जो हमने ऊपर पढ़ा बस उसको जब हम नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। बट यहाँ पे जो कर्व बनेगा ना वो डिफरेंट बनेगा, वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पहले पढ़ देंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट मतलब यानी कितनी क्वांटिटी बनाई है वो पर यूनिट क्वांटिटी, उससे जब डिवाइड कर देंगे ना तो पर यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च हुई, वही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन में। तो एएफसी हो गई टीएफसी डिवाइड बाई क्यू, टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी हमने कितनी करी। देखिए आउटपुट है हमारा 0 1 2 3 4 5 और टीएफसी हमारा है 12 12 12। लेकिन जब टीएफसी को हम इससे डिवाइड करेंगे ना तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। कैसे? 12 को मैंने डिवाइड करा 0 से तो इन्फिनिटी आएगा। कोई भी नंबर चाहे 1 2 3 टिल n नंबर तक अगर हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 12 है 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इन्फिनिटी आया उसका। हमने 12 को 1 से डिवाइड करा तो 12 आया, हमने 12 को 2 से डिवाइड करा तो 2 6 12 6 आया, 12 को 3 से किया तो 4 आया, 12 को 4 से डिवाइड करा तो 3 आया और 12 को 5 से डिवाइड करा तो 2.4 आया। तो जब हमने एएफसी कर्व में प्लॉट किया तो कर्व इस तरीके से बना कुछ एएफसी कर्व। यहाँ पे हमने आउटपुट लिए और यहाँ पे हमने एएफसी कर्व लिया रुपीज़ में। देखिए रुपीज़ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट है, खर्च हो रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से, इसलिए रुपीज़ का साइन लगाना ज़रूरी है। कॉस्ट है क्योंकि खर्च हो रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एएफसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड है। एस एएफसी फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे इंक्रीज़ करने हैं ना आउटपुट हम, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है ना, तो इस वजह से ना ये कर्व फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। और एएफसी कर्व विद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए ये जो शेप होती है ना ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इसका मतलब ये है कि इसके बीच का जो गैप है ना बीच बॉक्सेस का वो सेम है, जो बॉक्सेस का एरिया है वो सेम है। तो एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यानी इस पॉइंट पे एरिया सेम होगा विद दिस पॉइंट, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप बनाता है ये, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि एएफसी कर्व ना डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस। ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है और ये आगे ऐसे निकल जाएगा ऐसे, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा वो, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं, ऐसे करके टच नहीं करेगा। और ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा, ऐसे जाके ऐसे टच करेगा। ऐसा क्यों नहीं टच करेगा? देखिए एएफसी कर्व इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
it approaches both the axis, x axis and y axis both. It gets nearer and nearer to the axis but never touches them. क्यों नहीं टच करेगा? पहला रीज़न क्या है? AFC never touch x axis as TFC can never be ज़ीरो. देखिए अगर TFC कभी भी ज़ीरो नहीं होगा तो AFC ज़ीरो कैसे हो सकता है यार? वो ज़ीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा. देखिए जब आउटपुट ज़ीरो है और TFC 12 है तो मैं 12 को ज़ीरो से डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, तो ज़ीरो नहीं आएगा तो टच क्यों करेगा? टच नहीं करेगा. इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा. पॉइंट पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी लेकिन टच नहीं करेगा. वही चीज़ लिखी है कि TFC कैन नेवर बी ज़ीरो. अगर TFC नेवर बी ज़ीरो तो AFC कैन ऑल्सो नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि ये तो डिवाइड कर रहे हैं ना नंबर ऑफ यूनिट से, तो कैसे ज़ीरो हो जाएगा? इसीलिए वो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को. और AFC नेवर टचेज y एक्सिस बिकॉज एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाई ज़ीरो विल बी एन इन्फिनाइट वैल्यू. तो इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस पे TFC एट ज़ीरो लेवल जाके जब हम TFC देखिए यहाँ पे 12 पे ज़ीरो लेवल है, देखिए यहाँ पे ज़ीरो लेवल है आउटपुट, तब भी यहाँ पे 12 आ रही है TFC. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये यही कह रहा है कि बिकॉज ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TFC इज़ पॉजिटिव, यानी 12 वैल्यू पॉजिटिव है एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम उसको ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो एक इन्फिनाइट वैल्यू आएगी. इस वजह से वो y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अभी हमने क्या पढ़ा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका है रेफरेंस टू द पर यूनिट वेरिएबल. इसका डेफिनेशन है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. और अगर ये AFC होता तो यहाँ था पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, प्रोडक्शन में. तो और AVC निकालने का तरीका है TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. कितना क्वांटिटी हमने क्रिएट करा है. देखिए आउटपुट वही सेम हमारा पढ़ा रहे हैं, और TVC हमने निकालना सीखा ही था ऊपर वाले में कि 0 से 6, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 24, 24 से 35. ये दिया हुआ है, निकालने मतलब निकलता नहीं है ये. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है ना ये. तो हमारे TVC मान लीजिए इस तरीके से पढ़ रहा है. AVC निकालने के लिए क्या करेंगे? TVC को डिवाइड करेंगे आउटपुट से. तो 0 से 0 डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा. 6 को 1 से करेंगे तो 6 आया, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आया, 15 को 3 से करेंगे तो 5 आया, 24 को 4 से करेंगे तो 6 आया, 35 को 5 से करेंगे तो 7 आया. ठीक है. जब हम इसको प्लॉट करा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बन के आया है ना, यू शेप का. ठीक है, ये इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ये यू शेप का क्यों बना. AVC कर्व इज़ यू शेप्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है प्रोडक्शन में. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? ठीक है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से वजह से ये AVC कर्व हमारा यू शेप बना है. देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इनिशियली जो है ना AVC कर्व जो है फॉल करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स. देखिए AVC क्या है हमारा? कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है. तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो शुरुआत में कम होती है. क्यों? क्योंकि हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती. आउटपुट्स बनाना स्टार्ट ही हुआ होता है. स्टार्टिंग में आउटपुट बनाने स्टार्ट हुआ होता है तो उस टाइम पे काम ज़्यादा कौन कर रहा होता है? मशीनरी काम कर रही होती है. लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा ना, मशीन की लिमिट हो जाएगी कंप्लीट. उस टाइम पे उसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. वेरिएबल कॉस्ट में तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगने लगेगी. एक टाइम के बाद अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा ना, जब हम आउटपुट बढ़ाने लगेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी. ठीक है. तो उस टाइम पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है फॉल करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है. लेकिन आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम इट्स मिनिमम यहाँ पे क्यों लिखा है? देखिए मिनिमम इसलिए लिखा है क्योंकि कॉस्ट जो है मिनिमम है. यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन की नहीं बात कर रहे हैं. कॉस्ट की मिनिमम है यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बन रहा है यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट मिनिमम है. ठीक है. तो रीचिंग मैक्सिमम मिनिमम मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशन ठीक है क्योंकि हमारी कॉस्ट मिनिमम है. उसके बाद क्या होगा? AVC स्टार्ट इंक्रीज़ करने लगेगा. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट. क्योंकि मशीन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो हमारा जितना आउटपुट करना था वो कर चुकी है. मतलब अब वो इतने एफिशिएंसी काम नहीं कर सकती. तो हमारी AVC स्टार्ट करने लगेगी इंक्रीज़, यानी एवरेज कॉस्ट स्टार्ट करने लगेगी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट. जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे
तो वो होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग यानी एक फैक्टर जो हमारी है ना, एक फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर, जो भी हम फैक्टर को इंडल्ज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो धीरे धीरे उसकी जो रिटर्न्स है ना वो डिमिनिश करने लगेंगे, इस वजह से वो राइज करने लगेगा। तो हमारा कॉस्ट जो है पहले तो नीचे आता है, कम होता है हमारा कॉस्ट, हमारा खर्चा कम हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारा कम खर्चा सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे आके हम सबसे कम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आउटपुट मैक्सिमम है। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगेगा, इसीलिए ये यू शेप का बना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ नहीं होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जब हम एडिशन कर देते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट आता है। इसको हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट। देखिए तीनों डेफिनेशन में कॉस्ट के बाद पर यूनिट लिखा है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, और दूसरा तरीका है एवरेज कॉस्ट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एडिशन करना। लाइक ABC कर्व, AC कर्व जो होता है ना, इनिशियली फॉल करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट, वंस द आउटपुट राइजेस टिल ऑप्टिमम लेवल AC स्टार्ट राइजिंग। देखिए यहाँ पे भी हमारा जो AC कर्व है ना एवरेज कॉस्ट, उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो जो उसकी शेप पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो ABC कर्व, ABC की वजह से पड़ेगा, क्योंकि AFC तो फिक्स है, तो ABC जो है ना उसी की वजह से पड़ेगा। इनिशियली फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, तो क्या होगा, AC जो है पहले फॉल करेगा, एवरेज कॉस्ट कम होगा इंक्रीज इन आउटपुट के साथ, क्योंकि उस टाइम पे एफिशिएंसी अच्छी है। फिर धीरे धीरे हमारे खर्चा आउटपुट राइज कर, जब जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे हमारा ऑप्टिमम लेवल जो है AC स्टार्ट राइज करने लगेगा, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू समझिए, आउटपुट हमारा बढ़ गया एक एक करके, AFC हमारा निकाल ही रखा था हमने, ये हमारा AFC है और ABC हमारा है, मतलब ये जो डेटा है ना पिछले वाले डायग्राम का ही है, पिछले वाले टेबल का ही है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे। AC क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इन्फिनिटी प्लस ये कुछ नहीं, 12 + 6 18, ठीक है, 6 + 5 11, 4 + 5 9, 6 + 3 9, 2.4 + 7 9.4। जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये ये यू शेप का बनेगा AC कर्व, ठीक है ना। ये AC का इस शेप का बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, AFC प्लस है और ABC प्लस है, उसी से हमारा क्या निकला है AC, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ABC कर्व थोड़ा यूँ बनता है ना, AFC कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये अगर हमारा ऐसा है तो, ठीक है, ये हमारा ऐसा है तो, और ये वाला जो कर्व है ये हमारा इस तरीके से बन रहा है, ज़्यादा थोड़ा बीच में यू शेप है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AC, ABC और AFC तीनों का। देखो तीनों कर्व बना दिए हमने। हमारा AFC कर्व इस तरीके से बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ABC कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, और AC कर्व हमने पढ़ा है भाई थोड़ा सा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये ऊपर क्यों आया हुआ है, ऊपर इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसमें AFC कॉस्ट भी एडिड है, इसलिए जैसे थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। AC कर्व will always lie above the ABC curve. AC curve will always lie above the ABC curve because AC at all the levels of output includes both ABC and AFC, क्योंकि AC के अंदर दोनों कंपोनेंट है, AFC भी है और ABC भी है, तो ABC तो है ही, उसके ऊपर AFC ऐड हो रहा है ना, तो इसीलिए वो हमेशा ऊपर रहेगा, यही बोला गया है इस वाले में पॉइंट में। दूसरे में क्या है, ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट B पे हमारा ABC जो है वो मिनिमम है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन द AC पॉइंट A, और लेकिन AC का जो लोअर आउट लेवल है वो यहाँ पे है, देखिए A पे, ये B पे पॉइंट पे सबसे कम है इसकी कॉस्ट, यहाँ पे A पॉइंट पे सबसे कम है, यहाँ पे देखिए आउटपुट ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट कम है, ऐसा इसलिए बिकॉज व्हेन ABC इज़ एट इट्स मिनिमम ना पॉइंट, AC इज़ स्टिल फॉलिंग बिकॉज फॉलिंग AFC। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ABC अपने मिनिमम पॉइंट पे है ना, उस टाइम पे AC कर्व जो है ना अभी भी फॉल कर रहा है। ABC तो अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गया, लेकिन AC कर्व अभी भी फॉल कर रहा है, और वो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि AC में ना स्टिल फॉलिंग बिकॉज फॉलिंग AFC, क्योंकि AFC का जो है ना वो भी फॉल कर रहा है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है, क्योंकि AFC अभी भी फॉल कर रहा है तो उसका फॉलिंग का इम्पैक्ट AC पे पड़ रहा है। ABC का फॉल तो यहीं तक है मिनिमम पॉइंट, लेकिन AC का फॉल यहाँ तक इस वजह से है क्योंकि AFC भी फॉल कर रहा है अभी, और AFC का जो फॉलिंग इम्पैक्ट है वो इस पर पड़ रहा है, क्योंकि ये एडिशन है किसका, AFC का भी और AC का भी, ABC का भी टोटल का।
अब देखिए एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे इसके और आगे हम और जा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं ना आउटपुट को, तो गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीज हो रहा है। AC और AVC कर्व का देखिए, AC और AVC कर्व का जो गैप है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे और कम है, तो क्या हो रहा है, गैप जो है डिक्रीज़ कर रहा है। बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? इट हैपन्स बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ AFC विच कैन नेवर बी ज़ीरो। इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल गैप है ना वो AFC है। क्या है? AFC। तो वो इसलिए कम तो हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है इन दोनों कर्व्स के बीच में, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, ये कम हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि AFC जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फॉल कर रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि AFC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो AFC ज़ीरो नहीं होगा, यानी कोई ना कोई गैप, थोड़ा सा पॉइंट रहेगा ही इन दोनों के बीच में, क्योंकि AC जो है, AC इज़ अ समीशन ऑफ AFC प्लस AVC। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट क्लियर करा। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर रिलेशन आएगा तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने वो तीनों कॉस्ट कर लिए कर्व, अब मार्जिनल कॉस्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। ठीक है, लेट सपोज हमारी अभी तक टोटल कॉस्ट थी 100, लेकिन हमने एक यूनिट आउटपुट और बनाया तो उससे हमारी कॉस्ट हो गई 120। तो ये जो हमारी 20 रुपये की एडिशन हुआ ना कॉस्ट में, वो मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि हमने एक एडिशन यूनिट बनाया आउटपुट का, प्रोड्यूस करा। तो यही होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो हम मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए क्या तरीका है? टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, यानी अगर 10 यूनिट्स हैं तो 9 यूनिट्स तक की जो प्रीवियस कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे एक जो एडिशनल वन हमने क्रिएट करा 10वीं बनाने के लिए, वो हमारा MCN होगा। 10 हो, 9 हो, n में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस यूनिट को माइनस करेंगे। n जो होता है हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होता है। MC को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चेंज इन TC, कि TC में कितना चेंज हुआ अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ओके, और हमने जब इसका कर्व प्लॉट किया तो आउटपुट तो हमने निकाल रखा था, TVC हमें पता था, TFC पता था, TC पता था। अब हमें MC निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? TC, जैसे TC देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टार्टिंग है। अब अगली हमारी टोटल कॉस्ट 18 रुपये है, तो 18 में से जब मैं 12 माइनस करूँगा, यानी इसके प्रीवियस वाला जो माइनस करूँगा, देखिए मैंने 0 से 1 बनाया, मेरी कॉस्ट को हो, देखिए मैंने 0 से 1 बनाया, मेरी कॉस्ट हो गई 12 से 18। ठीक है, मेरी टोटल कॉस्ट 12 से 18 हुई, लेकिन मेरे को मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं? इसके प्रीवियस यूनिट की जो कॉस्ट है माइनस करूँगा, यानी 18 से 12 माइनस करूँगा तो 6, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई 6 रुपये। ठीक है, ये दूसरे तरीके से निकलती है TVC से, लेकिन हमें ये वाला ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, ये हमें याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। हम इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, 18 से 22 पे गए तो हमारी एक यूनिट बढ़ाई तो 18 से 22 कॉस्ट हो गई, लेकिन हमें MC निकालना है, तो 22 में से 18 यानी प्रीवियस वाला माइनस करेंगे तो 4 आ गया। इसीलिए 27 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 47 में से 36 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। सेम देखो यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे TVC में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा TFC जो है कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका होना ना होना एक बराबर है, तो कांस्टेंट है तो हमारा जो MC का इफेक्ट है वो TVC से भी निकल सकता है और TC से तो निकलता ही है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे हम नाइकी का साइन होता है ना, इस तरीके से हल्का सा उस तरीके से बनता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने आउटपुट लिया, यहाँ पे MC लिया। अब यहाँ पे देखो इसका रीज़न लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? MC कर्व इज़ यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये तो हो गई हर जगह, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगेगा। दैट इज़ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इनपुट। जो हमने फैक्टर लगाया, उस आउटपुट को इनपुट लगाया, उसका जो वो होगा ना, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा MC यू शेप्ड करने का। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इनिशियली जो होगा ना, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है ना आर एम्प्लॉयड विद द फिक्स्ड फैक्टर। शुरुआत में हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं, विच यील्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं एंड रिड्यूस करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। लेकिन इट पुशेस द MC कर्व डाउन। इस वजह से क्या कर रहा है? मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट जो हमारी ना धीरे धीरे कम हो रही है, हमारा खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी जो है अच्छी है यहाँ पे मशीन्स की, फिक्स्ड फैक्टर्स की। लेकिन धीरे धीरे ये कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी है, कर्व को डाउन को तो कर दिया। फर्दर एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे हम और फैक्टर्स को बढ़ाने लगेंगे
तो क्या करेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा, और क्या करेगा ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा मार्जिनल कॉस्ट, यानी खर्चा हमारा जो एडिशनल खर्चा है वो बढ़ाने लगेगा, और ये करेगा रीचिंग टू इट्स मिनिमम लेवल, ठीक है, रीचिंग टू इट्स मिनिमम लेवल, एज अ रिजल्ट MC कर्व फॉल टू इट्स मिनिमम लेवल, जैसे हमने बताया यहाँ तक फॉल करेगा, एंड देन राइज, तो फिर राइज करने लगेगा, ठीक है, ठीक है, राइज करने लगेगा, और फिर देयरफॉर द MC कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, इस ऐसे करेक्ट बनेगा, ठीक है। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे AC और MC का। देखिए ये हमारा AC कर्व था, हमने निकालना सीखा ही था, U बनेगा, और MC कर्व था ये हमारा। अब इन दोनों का रिलेशन देखिए, व्हेन MC इज़ लेस देन AC, जब MC जो है ना हमारा, ये देखिए नीचे है, AC ऊपर है, MC नीचे है, तो जब ये होगा ना तो AC अभी भी फॉल करेगा सॉरी, जब MC ये है MC इज़ लेस देन AC एवरेज कॉस्ट, तो AC जो है हमारा फॉल कर रहा होगा, देखिए फॉल कर रहा है। जब MC AC की इक्वल होगा A पॉइंट पे, दोनों इक्वल है, तो AC इज़ कांस्टेंट, यानी एवरेज कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, और एंड एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट एंड इट इज़ मिनिमम पॉइंट, अपने मिनिमम पॉइंट पे AC कर्व। और व्हेन MC इज़ ग्रेटर देन AC, ठीक है, जब ग्रेटर है AC से, MC ज़्यादा है AC से, तो AC राइज कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो यही इनका रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं है यार। जैसे जैसे AC कर्व फॉल करेगा, MC जब नीचे होगा इसके, तो MC जब नीचे होगा तो AC कर्व फॉल कर रहा होगा, जब कांस्टेंट होगा तो AC अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा, और जब MC ज़्यादा होगा AC से तो AC राइज करेगा, वही चीज़ है, ठीक है। अब हमारा शायद से ये 2 टॉपिक ही रह गए हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन ABC और MC, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन देखते हैं। हमारे को मार्जिनल कॉस्ट बनाना आता है, अभी हमने ऊपर वाले कर्व में ही बनाया था, और ABC हमारा कुछ यूँ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कर्व, ठीक है, इस तरीके से हमारा बनेगा MC कर्व, इस तरीके से बनेगा हमारा ABC कर्व। आप घर पे प्रैक्टिस करना अपने हाथ से बना के, आपको बहुत ईजिली बन जाएगा, इसकी शेप भी ध्यान रखना है बस आपको। अब देखिए जब MC छोटा होगा ABC से, जब MC होगा छोटा, यानी इस पॉइंट पे, यहाँ पे MC छोटा है, ABC ऊपर है, MC छोटा है, तो ABC क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए फॉल कर रहा है, ABC नीचे आ रहा है, ठीक है। और जब MC और ABC बराबर होंगे ना, तो ABC तो कांस्टेंट है अपना, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है और अपने मिनिमम लेवल पे है, और जब MC ज़्यादा होगा, MC देखो बड़ा है, ऊपर जा रहा है, MC ऊपर है ABC से, तो ABC राइज कर रहा है। तो हमेशा हम ना ABC के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम AC के रिस्पेक्ट में बात हो रहे हैं, AC फॉल कर रहा है, AC कांस्टेंट है, AC राइज कर रहा है, ठीक है। ये रिलेशन दिखाना पड़ता है, इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। अब हम तीनों कर्व का रिलेशन दिखाएंगे, AC का भी, ABC का भी और MC का भी, ठीक है। तीनों कर्व का रिलेशन देखेंगे। AC कर्व में बनाना आता है, थोड़ा सा बीच में ज़्यादा यूनिट U बनेगा अच्छे से। MC कर्व में पता है नाइकी की शेप को बनेगा, और ABC कर्व उसको ऐसे इस तरीके से कट के करके जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों कर्व्स का रिलेशन देखिए, जब MC छोटा होगा AC से भी, ABC से भी, MC देखिए अभी छोटा है यहाँ पे, ABC भी ऊपर है और AC भी ऊपर है, तो क्या करेंगे, दोनों राइज करेंगे, बोथ ऑफ देम फॉल, AC भी फॉल कर रहा है, ABC भी फॉल कर रहा है, बोथ ऑफ देम फॉर्म विद इंक्रीज इन द आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन जब MC इक्वल होगा AC और ABC के, जैसे इस पॉइंट पे MC इक्वल है, इस पॉइंट पे इक्वल है AC के, तो दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों अपने जो है मिनिमम पॉइंट पे हैं, देखिए दोनों पॉइंट, यानी AC इस पॉइंट पे अपने मिनिमम पॉइंट पे है, ABC भी अपने मिनिमम पॉइंट पे, इसके बाद ये राइज करने लगेगा, वही चीज़ है। और जब MC जो होगा AC से और ABC से बड़ा होगा, MC देखिए यहाँ पे AC से भी बड़ा है, ABC से भी बड़ा है, तो दोनों राइज कर रहे हैं, वही चीज़ है, बोथ राइज विद इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस है ना डिफरेंट ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको रिलेशंस अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। इनका तो रिलेशन आ जाएगा तो आप कर ही लेंगे, ये आपको समझिए आ गया किस तरीके से है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि इस यूनिट तक ये राइज फॉल कर रहा है, और जब MC ऊपर है ABC के, फिर B पॉइंट पे जैसे लेट सपोज 3 आउटपुट पे वो क्या कहते हैं कांस्टेंट है, और ABC अपने मिनिमम पॉइंट पे है, फिर वो राइज़ करेंगे, जब MC ऊपर होगा ABC के तो ABC राइज़ करेगा। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको आज कॉस्ट जो है कंप्लीट करा दिया है, कॉस्ट के हर टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले मैंने प्रोडक्शन फंक्शन को 1 शॉट में कंप्लीट किया, एंड इस वीडियो में हमने कॉस्ट फंक्शन को
कॉस्ट के फंक्शन को वन शॉट में कंप्लीट किया है, ठीक है। इसकी कर्व्स, इसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हम अभी तक 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, एंड हमारे रिमेनिंग 6 यानी 5 चैप्टर्स और रह गए हैं। तो धीरे धीरे हम उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप खाली इन नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और मेरा जो फर्दर फ्यूचर में हम कुछ लॉन्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बात बताऊँगा कि क्या हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइज़।